तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में भी कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो आप इंडिया न्यूज के मंच पर अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर भवानी, डॉक्टर कौशल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको आपके सभी सवालों का घर बैठे जवाब देंगे आपको। डॉक्टर भवानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस की और हमने देखा कि अब डेल्टा प्लस धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। अब जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके मुकाबले अगर मैं डेल्टा प्लस की बात करूं, ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है? वायरस जो होता है वो एक पेड़ की तरह होता है। तो वेरिएंट होना वायरस में वो एक कुदरती प्रक्रिया है। तो जैसे पेड़ की डालियां होती है वैसे अलग अलग डाली अलग अलग होती है। उसी तरह से जैसे वायरस पुराना होता जाता है वैसे उसमें कुदरती तरीके से वेरिएंट आता रहता है। अभी वो वेरिएंट कितना नुकसानकारक है, वो जैसे ही नया वेरिएंट आता है साइंटिस्ट उस पे लग जाते हैं कि वो ज्यादा इंफेक्शन या ज्यादा सिवियरिटी या ज्यादा इन्फेक्टिविटी करता है। कि जैसे अभी तक 4 डिफरेंट वेरिएंट्स आए हुए हैं, उसमें जो डेल्टा है उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी। पर हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में चारों 4 वेरिएंट्स देखे हुए हैं और हर एक वायरस टाइम तो जरूर देता है इफ पेशेंट टाइम सर हॉस्पिटल आ जाए। तो जैसे ही तुम्हें कोई भी सिम्टम लगे, जो कोविड के सिम्टम्स है हर कोई अभी जानता है, तो तुरंत ही हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर का कांटेक्ट करे। तब तक ना रुके जब तक उसकी सांस फूलने लगे। यदि वो स्टेज आ जाता है तो फिर वो पेशेंट को थोड़ी मुश्किल ज्यादा होती है। यानी खतरनाक सभी ही वेरिएंट है, जरूरी है सतर्कता बरतने की। महिपाल हमारे साथ तेलंगाना से अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। महिपाल, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है महिपाल? आपका सवाल क्या है महिपाल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे महिपाल से, शायद उनका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। कौशल, डॉक्टर कौशल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अभी कि जैसे डॉक्टर भवानी ने भी बताया कि सारे वेरिएंट्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब चूंकि इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में बारिश हो रही है, ऐसे में तरह तरह के जो वायरल फीवर है, जो वायरल बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो इन दिनों सर्दी जुकाम बुखार जैसी नॉर्मल वायरल के भी लक्षण सामने आते हैं और कोरोना के भी जो सिम्टम्स है लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन से कोरोना के लक्षण है, कौन से वायरल या सीजनल फ्लू के लक्षण है? क्लिनिकली ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके ये सिंपल फ्लू के लक्षण हैं और आपके ये कोरोना के लक्षण हैं। और जब तक डिफ्रेंशिएशन आए, हो सकता है कि आप सीरियस कैटेगरी के कोरोना पेशेंट बन चुके। अगर आपको ये शक है कि आपके एक्सपोजर किसी कोरोना संक्रमित आदमी के आसपास रही है तो और आपको वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप टेस्टिंग करें और उसको पहले ही रूल आउट। दूसरी चीज, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कुछ आंकड़े हम लोगों को अब कुछ दिन तक पास में आए। डेल्टा वेरिएंट जो है वो करीबन 2.5 गुना ज्यादा रिस्क लाती है सिवियर इलनेस में। और डेल्टा वेरिएंट रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ज्यादा जल्दी फैल, अंदर जो ACE2 रिसेप्टर सेल्स है उसके साथ ज्यादा अच्छे से पकड़ लेती है। इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वेरिएंट की ज्यादा है और सीरियस होने के चांसेस डेल्टा वेरिएंट में ज्यादा है। वैक्सीन की प्रोटेक्शन का जो परसेंटेज है हमारे कोविशील्ड के लिए जो डेटा है हमारे पास, करीबन 8 से 9% प्रोटेक्शन कम देता है डेल्टा वेरिएंट। अच्छा वैक्सीन अभी भी है और वो प्रोटेक्शन अभी भी देता है, 8 से 9% कम देता है। तो प्लस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अभी तक इतना इंफॉर्मेशन आया नहीं, बिकॉज़ दिस इज अ रिलेटिवली रिसेंट चेंज फ्रॉम द डेल्टा। ठीक है, हमारे साथ कॉलर महिपाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। महिपाल, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है? ये ऐसा है बहन जी, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, 35 साल की उम्र है। तो उसको क्या टीका लगाने गए थे तो क्या ऑपरेशन में भी 4 महीने हो गए पैर का। टीका लगाने को डॉक्टर अभी मने कर रहा है, लगवाना या नहीं कोविड का।
ठीक है डॉक्टर भवानी, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। महिपाल जी, एक्सीडेंट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि उनकी तबीयत बहुत नाजुक है तो ही मुश्किल है, वरना ऑपरेशन हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है तो हड्डी या ऐसा कुछ टूटा होगा या क्रैक पड़ी होगी, तो उससे वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उनको फीवर आया हो या रेस्पिरेटरी इलनेस हो या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो प्रेगनेंसी हो तो ही वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, अब डॉक्टर भवानी, अब आईसीएमआर ने भी ये साफ कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ये साफ कर दिया है कि अब जो प्रेग्नेंट लेडीजें हैं वो भी टीकाकरण करवा सकती है, वैक्सीनेशन करा सकती हैं और उनके लिए भी टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे आप कैसे देखती है? क्योंकि पहले आईसीएमआर ने ही कहा था कि टीका नहीं दिया जा सकता है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता है, चाहे वो फीडिंग मदर्स हो चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, लेकिन अब अपनी ही गाइडलाइंस को चेंज कर दिया आईसीएमआर ने और ये कहा कि अब फीडिंग महिलाओं के लिए तो पहले ये साफ तौर पर कुछ टाइम पहले गाइडलाइंस आई थी कि अब वो वैक्सीनेट हो सकती हैं, लेकिन अब जो प्रेग्नेंट लेडीजें हैं उनके लिए भी कहा गया कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, तो क्योंकि वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज में पहले नहीं देते थे, इनफ स्टडीज नहीं हुई थी दुनिया भर में और उसमें 2 जाने की रिस्क थी, एक मदर की और एक बच्चे की। और जब भी देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज थोड़े ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो उनके लिए बहुत केयरफुल होना जरूरी था। लेकिन जब कोविड का सेकेंड वेव आया तब हमने देखा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं कोविड से संक्रमित हो जाती थी लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि जब बच्चा होने में 2-3 महीने की देर होती थी और तब रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता था बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। और काफी हमने प्रेग्नेंट लेडीज को उनकी लूज भी किया हमने वो पेशेंट्स को, बिकॉज उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया हुआ था। और तब तक इनफ स्टडीज आ गई थी कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेना ज्यादा सेफ है माँ और बच्चे दोनों के लिए। दो आईसीएमआर ने ये डिसाइड और डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी हम देखते हैं देश भर में कि प्रेग्नेंट लेडीज थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी है, कि हमें या हमारे बच्चे को कोई मुश्किल हो सकती है। ठीक है, सुखलाल हमारे साथ अगले कॉलर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। सुखलाल, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है। सवाल क्या है आपका? सर नमस्कार, पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ जी। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि फिर को कोरोना हुआ था और उससे ठीक भी हुई, 15 दिन हुए, तो अब उसको क्या खिलाना है और वैक्सीन कब लगाना है इसके बारे में। ये बहुत ही अहम सवाल डॉक्टर कौशल, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब एक बार रिकवर हो जाते हैं डाइट कैसे रखनी है, शेड्यूल हमें कैसे अपना बनाना है और न्यू नॉर्मल हम जो बार बार कहते हैं उसे किस तरह से अपनाना है अपनी लाइफस्टाइल में। तो आपकी सिवियरिटी ऑफ इलनेस के ऊपर आपकी रिकवरी निर्भर है। आपको कितना बुरा किस्म का कोविड का एपिसोड हुआ था उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, किस तरीके की सिम्टम्स आपकी रहेंगी और किस तरीके से आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ये निर्भर रहता है। पर मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेजुअली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एकदम से आप अपने रोज के दिनचर्या के एक्टिविटीज में न घुसने की कोशिश करें, उससे बहुत ज्यादा थकान या और सिम्टम्स, उन चीजों से आप टायर्ड हो रहे हैं, उन चीजों को एकदम से करना भी बंद ना करें। कम मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी पे रिटर्न करें, जिसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाया जाए। पूरी रेस्ट लें, रात को लेट तक न जागें, एक अगेन बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें। वो जो डॉक्टर के दवाइयों में फॉलो अप दवाइयां हैं उसको पूरा करें। फॉलो अप विजिट्स भी अगर डॉक्टर ने कुछ एडवाइस किया था वो भी पूरा करें। ये ना समझे कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे डॉक्टर को बताने की या मिलने की जरूरत है। सारी प्रोटेक्शन की जो एडवाइस है, पब्लिक हेल्थ जो एडवाइस है, चाहे आपको हो गया हो तब भी आप उनको फॉलो करें, क्योंकि आज ऐसा हमें पता लग रहा है कि म्यूटेटेड वायरसेस का प्रोटेक्शन नेचुरल एंटीबॉडी या वैक्सीन भी शायद कम दे। प्लस कोई और इन्फेक्शन भी अगर आपको इस दौरान ना हो तो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी वीक है
तो मास्क पहनना, हाथ धोना, लोगों से दूर रहना, ये आपको सारी किस्म के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, कई किस्म के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। और डॉक्टर कौशल, मुझे लगता है लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है जिसे आपको डेली रूटीन में यूज भी करना है। शारदा हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। शारदा, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है। सवाल क्या है आपका? शारदा, अब तक मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, हेलो जी शारदा, आपका सवाल क्या है? आप सवाल लें अपना। अरे मेरा सवाल है कि अभी मतलब मेरी बहू डिलीवरी है तो उसमें अपन कोविड का टीका लगा सकते हैं? अच्छा ठीक है, डॉक्टर भवानी, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। हाँ, अभी हमने बात की थी, शायद शारदा जी थोड़े लेट ज्वाइन हो गए, कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन के इनफ स्टडीज हो गए हैं, काफी साइंटिस्ट ने उन पे काम किया है और अभी प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं शारदा जी आपको जवाब मिल गया होगा, तो आप अपनी बहू का टीकाकरण करा सकती हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर भवानी, पहले कोविड आया, फिर उसके बाद हमने देखा अलग अलग तरह की समस्याएं भी आई, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, येलो फंगस हो, और खास तौर पर ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा एक्टिव दिखा। अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो 3000 से ज्यादा मौतें ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है और 40,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके पीछे का कारण क्या आप देखती हैं और इसके सिम्टम्स क्या है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ब्लैक फंगस के सिम्टम्स ही नहीं पहचान पाते हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा से अपने साथ था, लेकिन जो हम साल में 2, 5, 10 केस देखते थे, उसके बजाय हम दिन के 10 केस देखने लगे। अभी ये फंगस है वो हवा में भी रहता है, सैप्रोफाइटिक फंगस बोलते हैं, उसके जो स्पोर्स है वो हवा में होते हैं। तो जैसे मैं और आप भी हो, हम सांस लेते हैं तब हमारे सांस के साथ वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो डिजीज में कन्वर्ट नहीं होता है। पर जब कोविड का पेशेंट होता है, उसको स्टीरॉइड दी गई हुई होती है, वो बॉडी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, इनकेस पेशेंट डायबिटिक होता है, तो उसके पॉसिबिलिटीज कि वो उसे म्यूकरमाइकोसिस हो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है म्यूकरमाइकोसिस से। अभी म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली इनहेलेशन से जाता है, हम जब सांस लेते हैं तो स्पोर अंदर जाता है, ओरली नहीं जाता है, खाने से या मुंह से वो नहीं होता है, सांस से ही वो अंदर जा सकता है। तो वो तुम्हारे लंग को इन्फेक्ट करता है, तुम्हारे साइनस ट्रैक को लेके तुम्हारे ऑर्बिट, तुम्हारी पूरी साइनल ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है, वो ब्रेन तक जा सकता है। तो उसको जल्दी से डायग्नोस करना या जान लेना कि शायद मुझे ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने बोला कि कैसे पता चलता है, तो फेस पे स्वेलिंग आ जाता है, जैसे हमें साइनोसाइटिस होता है तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पोस्ट कोविड के बाद यदि इसमें से कोई भी सिम्टम दिखता है तो इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है मैडम जी कि मानसिक रोग था पहले, मतलब एक साल लगभग, पिछले महीने आराम लग गया है, तो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? ठीक है डॉक्टर कौशल, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। काइंडली आप रिपीट कर सकते, फर्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन? नरेंद्र का सवाल ये है कि मानसिक रोग था उन्हें और अब ठीक है पिछले कुछ समय से, तो क्या उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहेंगे? नरेंद्र, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी किस तरह का मानसिक रोग था, आप अगर थोड़ा ब्रीफ कर पाए उसके बारे में। सिर में दर्द होता था और मतलब बहक जाना, और नागपुर में ट्रीटमेंट करवाया था मैंने। मानसिक में कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे वो लोग, तो चाह जब बहक जाते थे
करीब 1 साल से कोविड चालू है। ठीक है, समझ गए। डॉक्टर कौशल, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। जहां तक अभी तक की गाइडलाइंस है, एज सच कोई भी मानसिक रोग रहते हुए आपको वैक्सीन लगाने में कोई बाधा नहीं है, आप आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं। केवल कुछ एलोपैथिक दवाइयां कभी कभी रिएक्शन की डर रहता है। अगर आपने रिसेंटली एलोपैथिक दवाइयां ली हो या आप ले रहे हैं मानसिक रोग के लिए, तो एक बार अपने प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर से भी क्लैरिटी ले लें। बट जनरली स्पीकिंग मेंटल हेल्थ की कोई भी हिस्ट्री रहने से भी वैक्सीन आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं नरेंद्र जी आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर कौशल, डॉक्टर भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी भी लगातार तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा या फिर और भी किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह की भ्रांति है, तो आप हमसे अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर भवानी, डॉक्टर कौशल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको आपके सवालों का जवाब भी देंगे। डॉक्टर कौशल, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं? और मान लीजिए कि अगर सिम्टम्स हमें शुरुआती कोरोना के लगते हैं, तो अगर हमें घर में ही अपना इलाज शुरू करना हो तो कौन सी वो बेसिक दवाइयां हैं जो हम घर में शुरू कर सकते हैं? तो एक तो डॉक्टर की निगरानी में हमेशा ट्रीटमेंट रहना चाहिए, किसी भी तरीके, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथी हो। कुछ जो कॉमन हम लोग इस पिछले 1-1.25 साल से यूज कर रहे हैं, उन दवाइयों के नाम हैं जैसे आर्सेनिक एल्बम, यूपेटोरियम परफोलिएटम और लाइकोपोड। ये 3 दवाई हम लोग काफी लोगों में यूज किए हैं, प्रिवेंटिव के तरीके से भी और एक्टिव केसेस में भी। हम लोग ये 3 दवाई में काफी शॉर्ट सफरिंग का ड्यूरेशन देखे हैं, पेशेंट को रिलीफ दे पाए हैं और माइल्ड लेवल पे ही सीमित रखने की कोशिश ये दवाइयां करती हैं। और भी कई दवाइयां हैं, पर वो फिर सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर बाकी आपकी हिस्ट्री क्या है और क्या आपकी सिम्टम्स हैं, बीमारियां और कौन सी चल रही हैं, इन सब पे निर्भर है। ठीक है, रोहित हमारे साथ अगले कॉलर बेंगलोर से जुड़ चुके हैं। रोहित, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है? मैम, मैं रोहित बोल रहा हूँ बैंगलोर से। सो मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर से कि मेरे को कोविड हुआ था लास्ट मंथ। सो वी वर डिटेक्टेड नेगेटिव इन द लास्ट मंथ। सो क्या इस सिचुएशन में ट्रैवल करना पॉसिबल है? ठीक है, डॉक्टर कौशल, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें रोहित को। अब ट्रैवल करना तो पॉसिबल है, अभी हमारे देश में भी अनलॉकिंग काफी हद तक रेडी हो चुकी है, बहुत चल रही है। पर ये जाने या जरूर कि जब भी हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं तो हम अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो अगर अभी भी बहुत एसेंशियल नहीं है ट्रैवल करना तो अवॉइड ही करें। जैसे हम लोग जाना कि एंटीबॉडीज जो नेचुरल होती है उसकी बड़ी वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए हमारे में रहती है, उसके ऊपर भी स्टडीज जारी है। नए वेरिएंट से हमें प्रोटेक्शन नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं भी दे सकता। ये सब जान के बहुत केयरफुल, बहुत जरूरी ही अगर है तभी ट्रैवल करें, नहीं तो अभी भी बहुत ट्रैवल ना करना ही बेटर है। रोहित, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर भवानी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अब अमेरिका ने ये मान लिया है कि कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो भले ही कितने भी वेरिएंट्स चेंज हो जाएं, लेकिन वो उसमें उतनी ही कारगर साबित होती है और 100% प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि क्या हमें सिर्फ कोवैक्सीन ही लेनी चाहिए, क्या हम या फिर जो दूसरी वैक्सीन हैं उन्हें अवॉइड करें? ये क्या है, बहुत जल्दी है, वेरी अर्ली टू डिसाइड, है ना। जैसे मैंने बोला, वेरिएंट होना वो वायरस का एक बहुत नेचुरल फिनोमिनन है। तो हर एक वैक्सीन के अपने एडवांटेजेस रहेंगे, अपने डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो वैक्सीन की वजह से सब कोवैक्सीन ही ले वो जरूरी नहीं है। और अभी डेल्टा वेरिएंट के लिए भी इतने स्टडीज, साइंटिस्ट के पास इतने केसेस भी नहीं है कि वो जान पाए। ये एक हाइपोथेसिस है कि जिस तरह से वो वैक्सीन बना, प्रोबेबिलिटी है कि स्पाइक प्रोटीन के इस वेरिएंट को कोवैक्सीन से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है। पर यदि हमें अपनी जात को प्रोटेक्ट करना है बाकी जितने भी वेरिएंट्स आए उसके अगेंस्ट में, तो मास्क पहनना जरूरी है, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और हैंड हाइजीन जरूरी है। उससे वैक्सीन स्पेसिफिक रहने का अभी
कोई ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। भारतीय हमारे साथ अगली कॉलर दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। भारतीय इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। सवाल क्या है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पैरानॉ मेडिसिन से एलर्जेटिक हूँ। अभी मुझे मार्च में पता चला कि मैं उससे एलर्जेटिक हूँ, उससे मुझे नेक स्टिफनेस हो गई थी। और तो क्या मैं कोविशील्ड वैक्सीन ले सकती हूँ? ठीक है डॉक्टर कौशल, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। ये एक जब भी कोई ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है तो उन पेशेंट को हल्का सा केयरफुल रहना चाहिए। अगेन जो आपके प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है या जहां आपकी एलर्जी डायग्नोज हुई थी वहां आप खबर लें। कभी कभी एक एलर्जिक टेस्टिंग प्रोफाइल भी करना पड़ता है टू जज की कोई रिएक्शन और दवाइयों से या वैक्सीन बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स होती है उनमें से आपको रिएक्शन ना हो। तो एक डॉक्टर की सलाह लेके ही आप आगे वैक्सीन की तरफ। ठीक है डॉक्टर कौशल, आप चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर पूछना भी चाहूंगी। क्योंकि मौसम बदल रहा है, डेल्टा प्लस भी आ चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कोविड समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, ऐसे में एक बैलेंस खान पान किस तरह से होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है जो हम लोग पिछले 14-15 महीनों में अपने पेशेंट में भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान और वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो चुका है। इस बात को अब करेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है। हमारे सोने जाने के टाइमिंग, हमारे तीनों मील्स की टाइमिंग, हमारा एक्सरसाइज का एक रेजिमेंट जो हम लोग लॉकडाउन के अंदर रह के भी हम लोग कर पाए, इन चीजों को बड़े क्लियरली एस्टैब्लिश कर देना है क्योंकि आगे लॉकडाउन होने के चांसेस फिर भी हैं। जैसे मैंने बताया यानी डॉक्टर कौशल, कुल मिलाकर लोगों को हेल्दी डाइट लेनी है, अपने खाने में हरी सब्जियां, दालें, ये तमाम चीजें शामिल करनी है। डॉक्टर भवानी, डॉक्टर कौशल, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का भी आप लोगों ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो इंडिया न्यूज हर दिन की तरह एक बार फिर शाम को 5 बजे आपके लिए खोलेगा कोविड ओपीडी। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आप शाम को 5 बजे इंडिया न्यूज पर पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।